और दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। प्रश्नों को सॉल्व करने की श्रृंखला में आज हम लोग एक नया प्रश्न पत्र लेते हैं। वह प्रश्न पत्र है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब कि कॉलेज लेक्चरर के लिए भूगोल विषय का प्रश्न पत्र, जिसकी विज्ञप्ति 2014 में आई थी और परीक्षा 2016 में हुई थी। इस प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न हैं। हम लोग पहले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे डिफरेंट वीडियोस में। आपको बताते चलें कि इस वीडियो में हम लोग हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही प्रश्न पत्र नहीं है, बल्कि यूपी पीजीटी, अदर स्टेट की पीजीटी, केवीएस पीजीटी, नवोदय विद्यालय पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स के साथ साथ यूजीसी नेट में भी काम आने वाला प्रश्न पत्र है। इसके जो प्रश्न हैं वो कई जगह पे पूछे जा सकते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि बालसन्स आर एसोसिएटेड विद, बालसन संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए हैं हिमानीकृत शिलाकृतियों से, काष्ठ शिलाकृतियों से, शुष्क शिलाकृतियों से, बहते हुए जल से उत्पन्न शिलाकृति से। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? आपका शुष्क शिलाकृति से, या फिर आपका जिसे कहते हैं एरिड टोपोग्राफी से। तो जो इंग्लिश या अंग्रेजी माध्यम के जो छात्र हैं वो अपना देख सकते हैं, इसी पे सामने देख सकते हैं कि इसका इंग्लिश वर्जन भी दिया हुआ है, तो आपको असुविधा नहीं होगी। ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ कि वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन से भाग में मुक्ताभ मेघ पाए जाते हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग जोन्स ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स मदर ऑफ पल्स क्लाउड? ऑप्शन दिए हुए हैं क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, आयन मंडल, आयनोस्फेयर, या फिर बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर। ठीक है। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? Which one of the following statements is not correct? चिनूक पतझड़ में चलती है, पहला ऑप्शन है। चिनूक्स ब्लोज इन ऑटम। दूसरा है बोरा सर्दियों में चलती है, बोरा ब्लोज इन विंटर। फान बसंत ऋतु में चलती है, फान ब्लोज इन स्प्रिंग। गिबली गर्मियों में चलती है, गिबली ब्लोज इन समर। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका चिनूक पतझड़ में चलती है। तो चिनूक पतझड़ में नहीं चलती है, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है कि चिनूक, बोरा, फॉन और गिबली ये कौन सी हवाएं हैं? गर्म हवाएं हैं या शीत हवाएं हैं? इनमें से पहले कैटेगराइज करना है। दूसरा ये आपको करना है कि चिनूक, बोरा, फॉन, गिबली किन देशों में प्रवाहित होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपको बताते चले चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित हो रही है, तो बोरा कहाँ होती है? जैसे फॉन आपका फ्रांस, स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत पे हो गई। तो गिबली कहाँ है? ये आपको सब बताना है, कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार की आर्द्रता को प्रति किलोग्राम वायु में जलवाष्प की मात्रा को ग्राम प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है? Which one of the following humidity is expressed in grams of water vapor per kilogram? ग्राम पर केजी ऑफ एयर। ऑप्शन दिए हुए निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, अनुकूलतम आर्द्रता। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी। सो द करेक्ट आंसर इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या विशिष्ट आर्द्रता। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि हॉर्स लैटिट्यूड्स लाइज इन, अश्व अक्षांश स्थित हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश, 25 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश, 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश, या फिर 45 से 50 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश। तो आपका जो सही उत्तर है वो 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब कि 30 टू 35 नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स। अगला प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWH दर्शाता है। तो BWH क्या दर्शाता है? In the Köppen's classification, BHW stands for, ऑप्शन दिए हुए हैं शीत मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, कोल्ड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट, उष्ण निम्न अक्षांशीय मरुस्थल, हॉट लो लैटिट्यूड डेजर्ट, उष्ण निम्न अक्षांशीय पेटी, हॉट लो लैटिट्यूड स्टेपीज, शीत मध्य अक्षांशीय स्टेपी,
कोल्ड मिड लैटिट्यूड स्टेपी। तो आपका जो सही उत्तर है वो है उष्ण निम्न अक्षांशीय मरुस्थल। आपका 2 नंबर आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा सूचियों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। पहली सूची में आपका जलवायु के प्रकार दिए हुए हैं तथा दूसरे में उसके क्षेत्र दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। EMW जो है वो आपको इस तरफ चारों जो दिए हुए हैं विकल्प, उनमें से आपको पहचानना कि EMW किससे संबंधित है वो आपको बताना है। तो EMW आपका क्या हो जाएगा, गोवा के दक्षिणी में भारत का पश्चिमी तट, तो ए का आपका 4 जुड़ जाएगा। इसी तरह से आपका जो AW है वो है आपका कौन सा, वो आपका है प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग। और BSHW जो है वो आपका किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्रायद्वीप का आंतरिक भाग, अरावली का पश्चिमी ढलान भाग व हरियाणा का आंशिक क्षेत्र। और इसी तरह से CWG प्रकार के जो जलवायु है वो आपकी उत्तरी भारतीय मैदान का भाग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आप मिलाएंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा A4 B3 C2 D3। ठीक है, A4 B1 C2 D3। इसका इंग्लिश वर्जन सामने है आपके, आप उसको देख लीजिएगा। तो AMW इज एसोसिएटेड विद वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया साउथ ऑफ गोवा। AW is associated with most part of the peninsular plateau. BSHW is associated with interior parts of peninsula, western slopes of Aravallis and parts of Himalaya, Haryana. So CWG is associated with represents with North Indian plains. अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि कथन एक दिया हुआ है तथा कारण दिया हुआ है। तो पहला कथन है कि उष्णकटिबंधीय महासागरों में पूर्वी तट पश्चिमी तटों की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं, जबकि समशीतोष्ण कटिबंधों में महासागरों में पश्चिमी तट पूर्वी तटों की अपेक्षा गर्म रहते हैं, अधिक गर्म रहते हैं। कारण दिया हुआ है कि इन तटों का तापमान अक्षांशों की अपेक्षा महासागरीय धाराओं तथा प्रचलित पवनों से अधिक प्रवाहित होता है। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से गलत है, जबकि जो कारण दिया हुआ है ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो आपका जो सही उत्तर हो गया वो 4 नंबर हो गया। तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसका बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, आपसे जो इंग्लिश वर्जन उसको हम लोग देख लेते हैं। इन द ट्रॉपिकल जोन ऑफ ईस्टर्न शोर्स ऑफ ओशियन आर वार्मर देन द वेस्टर्न शोर्स, while in the temperate zone the western shores of the ocean are warmer than the eastern shores. रीजन क्या दिया हुआ है कि the temperature of these shores of is influenced more by ocean currents and prevailing winds than the latitudes. तो exact answer is A is false and R is true. अगला प्रश्न जो है आपसे पूछा गया कि लिस्ट को मिलाना है। एक तरफ सूची में ग्रहों की जेनेरिक स्थिति दी हुई है तथा उनके परिणामी ज्वार भाटा दिए हुए हैं, मतलब कि जेनेटिक फेजेस एंड रिजल्टेंट टाइड्स। अगला जो है इसमें जो दिया हुआ कि सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण की स्थिति में, तो स्थिति में जब होता है तो क्या होता है, लघु ज्वार होता है। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं तो क्या होता है, दीर्घ ज्वार होता है। ठीक है, उसके बाद चंद्रमा पृथ्वी के समीपस्थ स्थित होता है, तो समीपस्थ जब स्थित होगा तो क्या होगा, आपका पास में होगा, तो पास का मतलब उपभू ज्वार होगा। इसी तरह से चंद्रमा पृथ्वी से दूरस्थ स्थित होगा तो अपभू होगा। तो इस तरह से आप मिलाएंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा A2 B1 C4 D3। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं द सन एंड द मून आर एट राइट एंगल विद द अर्थ। तो इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं आपका नीप टाइड। इसी तरह से द सन द मून एंड द अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्प्रिंग टाइड। इसी तरह से द मून इज द नियरेस्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड पेरिजियन टाइड and the moon is the farthest from the earth is एपोजियन टाइड। ठीक है, आप इसको मिला लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है कि हम्बोल्ट धारा प्रवाहित होती है, हम्बोल्ट करंट फ्लोज अलोंग, ऑप्शन दिए हुए दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे,
वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे, साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो आपका जो सही उत्तर है वो है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्रियाशील होता है। द इकोसिस्टम फंक्शंस थ्रू। ऑप्शन दिए हुए हैं ऊर्जा प्रवाह तथा पोषक तत्व एवं खनिजों के परिसंचरण के माध्यम से, द एनर्जी फ्लोज एंड सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। दूसरा है जीव समूहों तथा उनके पर्यावरण के साथ बढ़ते हुए अंतर संबंधों के माध्यम से, इंक्रीजिंग इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के एकीकरण के माध्यम से, इंटीग्रेशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। और जो चौथा ऑप्शन है वो है भौतिक रासायनिक पर्यावरण के माध्यम से, फिजियोकेमिकल एनवायरनमेंट। तो आपके जो ये चारों ऑप्शन है वो सही नजर आ रहे हैं। इस प्रश्न को राजस्थान लोक सेवा आयोग ने डिलीट किया था, इसी वजह से डिलीट किया था क्योंकि ये चारों के चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं। तो आप इसको देख सकते हैं कि इसमें जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको सोचना है और उत्तर का चयन करना है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना तथा सही उत्तर का चयन करना। एक तरफ घास दिए हुए, दूसरी तरफ घास के देश दिए हुए हैं। तो एक तरफ घास के मैदान है, एक सूची 2 में और सूची 1 में देश दिए हुए हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में कौन सी घास पाई जाती है? तो दक्षिण अफ्रीका में आपकी पाई जाती है कौन सी? वेल्ड। और उत्तरी अमेरिका में कौन सी हो गई? उत्तरी अमेरिका में आपकी प्रेरीज। दक्षिणी अमेरिका में आपकी कौन सी हो गई? पंपास। और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में आपकी कौन सी हो गई? डाउन्स। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया A4 D1 C2 D3। English version is also available here, you can see here. So question number 13, एक नैसर्गिक आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषण स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? द करेक्ट सक्सेशन ऑफ वेरियस ट्रॉपिक levels in natural food chain is, options are given, decomposers, omnivorous, carnivorous, herbivorous and autotrophs। मतलब कि अपघटक, सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, स्वपोषी। दूसरा है स्वपोषी, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपघटक। तीसरा है स्वपोषी, मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी, अपघटक। और चौथा है शाकाहारी, सर्वाहारी, अपघटक, स्वपोषी, मांसाहारी। तो जो सही क्रम है वो है आपका कौन सा? स्वपोषी, ऑटोट्रॉफ्स, शाकाहारी, हर्बीवोर्स, मांसाहारी, कार्निवोर्स, सर्वाहारी, ओमनिवोर्स और अपघटक, डिकम्पोजर्स। तो आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है आहार जाल है। ए फूड वेव इज, ऑप्शन दिए हुए हैं एक सीधी कड़ी में गमन करने वाला अत्यधिक लंबा जाल, ए वेरी लॉन्ग स्ट्रेट लिंक्ड फूड चेन। बी ऑप्शन है कि अनेक पोषण स्तरों वाला एक मध्य आकार का जाल, ए मॉडरेट साइज्ड फूड चेन हैविंग मेनी ट्रॉफिक लेवल्स। तीसरा है एक वृत्तीय जाल, ए सर्कुलर फूड चेन। और जो चौथा है आहार श्रृंखलाओं का एक अंतः ग्रथित जाल, ए सीरीज ऑफ इंटरवोवन फूड चेन। तो आपका जो सही विकल्प है वो 4 नंबर है, ठीक है, ए सीरीज ऑफ इंटरवोवन फूड चेन्स। क्वेश्चन नंबर 15, प्रसंभाव विवाद की संकल्पना प्रतिपादित करने वाले थे। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिज्म वाज गिवन बाय, ऑप्शन दिए हुए हैं OHK स्पेट, ग्रिफिथ टेलर, कार्ल सावर एंड रिचर्ड हार्टसोन। सो द करेक्ट आंसर इज OHK स्पेट। अब आप मुझे बताइए कि सांस्कृतिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? और दूसरा आप प्रश्न बताइए कि द ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी नामक किताब किसने लिखी थी? तीसरा प्रश्न आप बताइए कि जोन स्ट्रेटा थियरी किसने प्रतिपादित की थी? चौथा आप बताइए हु इज द ऑथर ऑफ नेचर ऑफ ज्योग्राफी एंड पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी। सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू, प्लीज पोस्ट द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा अरब भूगोलवेत्ता विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में विभाजन करने के लिए जाना जाता है?
Which Arab geographer is known for the dividing the world into 14 climatic zones or regions? ऑप्शन दिए हुए अल मकसीदी, अल बरूनी, अल मसूदी, अल इदरीशी. So the correct answer is अल मकदीशी. क्वेश्चन नंबर 17. निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पृथ्वी के अध्ययन के लिए उद्देश्यवादी उपागम को अपनाया था? The who among the following scholars followed the teleological approach in the study of geography? Options are Alexander von Humboldt, Karl Ritter, Immanuel Kant, and Bernhard Varnius. So the correct answer is Karl Ritter. अब कार्ल रिटर को आर्मचेयर जोग्राफर भी कहा जाता है, आपको मालूम होगा. हम्बोल्ट और रिटर को संयुक्त रूप से आधुनिक भूगोल का संस्थापक भी कहा जाता है. इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्धकुंडे. वो कितने भागों में प्रकाशित हुई थी या कितने भागों में थी, उसको आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है. इसी तरह से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा भूगोलवेत्ता था जिसने भूगोल में सबसे पहले द्वैतवाद लाया, और उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ज्योग्राफिया जनरलिस, जो कि प्रकाशित हुई थी 1650 में. अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि रेडजेल का कार्य आधारित है इस संकल्पना पर कि. ऑप्शन दिए इंग्लिश वर्जन है कि रेडजेल्स वर्क वाज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट. ऑप्शंस दिए हुए हैं भूगोल के भौतिक और सांस्कृतिक पक्षों के मध्य एक द्विभाजन. देयर इज ए डाइकोटोमी बिटवीन द फिजिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी. बी. भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है. ज्योग्राफी इज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन. सी. भौतिक पर्यावरण ने मानव क्रियाओं को नियंत्रित किया है. फिजिकल एनवायरनमेंट कंट्रोल द ह्यूमन एक्टिविटीज. डी. भूगोल आवश्यक रूप से वर्णनात्मक है. ज्योग्राफी इज नेसेसरली डिस्क्रिप्टिव. सो द करेक्ट आंसर इज भौतिक पर्यावरण ने मानव क्रियाओं को नियंत्रित किया है. फिजिकल एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज. 19 नंबर प्रश्न है कि भूगोल में प्रतिमानों का उपयोग प्रारंभ हुआ. द यूज ऑफ मॉडल्स इन ज्योग्राफी केम इनटू बीइंग. ऑप्शंस आर प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1920 के दशक के पश्चात आफ्टर 1920 डिकेड, 1930 दशक के पश्चात आफ्टर 1930 डिकेड, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सो द करेक्ट आंसर इज 4, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात. सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज द न्यू ज्योग्राफी ऑफ 1950s was characterized by emphasis on. 1950 ईस्वी के दशक में नूतन भूगोल की अभिलाक्षणिक विशेषता थी. ऑप्शन दिए हुए हैं अनुभविक जांच पर बल, इंपेरिकल इंक्वायरी, सामाजिक मुद्दों के भौगोलिक पक्षों पर बल, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल इश्यूज, स्थानीयकरण के सिद्धांत एवं मात्रात्मक विधियों एवं मॉडलों के प्रयोग पर बल, लोकेशनल थियरी एंड यूज ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड मॉडल्स, मानव पारिस्थितिकी पर बल, फोकस ऑन द ह्यूमन इकोलॉजी. सो द करेक्ट आंसर इज 3. तो उम्मीद है कि ये जो 20 प्रश्न हैं आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी हों, चाहे यूपी पीजीटी हो, यूपी हायर एजुकेशन हो, यूपी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या फिर हरियाणा पीएससी हो, या आपका बीपीएससी हो, उड़ीसा पीएससी हो, राजस्थान पीएससी हो, एमपी पीएससी हो, कहीं भी हो, सभी तरह के भूगोल से संबंधित आगामी जो भी प्रश्न पत्र आएंगे, जो भी आपको प्रश्न सॉल्व कराए जा रहे हैं, उनमें से प्रश्न आपको मिलने ही मिलने हैं. इसलिए आप पूरी तरह से तन्मयता के साथ लगातार लग जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए. तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो जल्दी ही आपको सफलता मिल जाएगी. उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारियां अच्छी लगी होंगी. आपसे जो प्रश्न पूछे गए उनको आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा, जिससे कि मुझे पता चल सकेगा कि आप लगातार तैयारियां कर रहे हैं. अगर आप चैनल पर नए हैं तो बच्चों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी आगामी परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से सफलता मिल सके. धन्यवाद.